सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी साइंस पीवाईक्यू के तीसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बिहार एसएससी साइंस पीवाईक्यू का दूसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करा था। आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे होंगे, जो आपके आगामी बिहार एसएससी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, जिसके लिए कंसेप्ट सीखना जरूरी होता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए मेरे मित्र आपको फैक्ट याद रखना जरूरी होता है। तो आज के इस सेशन में बहुत सारे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जिसको बगैर याद रखे काम नहीं चल सकता है, और इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा कि क्लास में याद कराने की गारंटी। शर्त बस यही है कि आपको लास्ट तक सेशन में बने रहना है, और जो भी क्वेश्चन है और उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 4 मई को अपना नया बैच लॉन्च हुआ था। किसके लिए? बिहार एसएससी साइंस के लिए, क्योंकि आप सभी के ही क्वेरी थे कि गुरुजी थ्योरी हम लोगों का कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, एनसीईआरटी कवर नहीं है। तो 50 से 60 डेज का जो मैंने आपको प्लान बताया था 4 मई को, उसी दिन मैंने ये बैच लॉन्च करा था आप सबों के लिए। और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि केवल 500 स्टूडेंट के लिए मैंने इसका फी कितना कर दिया था। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 199। तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, और बहुत ही लिमिटेड सीट बचा है। तो आप में से कोई भी छात्र अगर हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट एनसीईआरटी अपडेटेड 9th एंड 10th की साइंस बुक को डिस्कस करना चाहते हैं, थ्योरी विद न्यूमेरिकल, बिहार एसएससी के जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं 11-12 के जो पोर्शन है वहां से सवाल पूछे गए उसको पढ़ना चाहते हैं, एस्थेटिक साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी 7 मई 12 बजे रात तक 7 मई 12 बजे रात तक इस बैच में आप जुड़ सकते हो, केवल और केवल कितना में सर? 199 में। तो आज आपका 6 मई हो गया, कल आपका 7 मई है, तो आपके पास ले दे करके आज और कल का समय है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार एसएससी के लिए हम साइंस को बेहतरीन ढंग से तैयार करें, तो मेरे मित्र साइंस मास्टर फाउंडेशन बैच आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है, और इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। ध्यान में रखना, ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और बैच से संबंधित जानकारी जो है मेरे मित्र आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? 9065970477, कोई भी जानकारी लेनी हो आप इस पे ले सकते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं सर अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, लेंस प्रत्यारोपण। अच्छा, सवाल बहुत सरल है। मायोपिया आप सभी कहेंगे गुरुजी एकरे हम लोग शुद्ध हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? आप सभी कहेंगे अवतल लेंस की जरूरत होती है। लेकिन क्या इतना से हमारा काम हो जाएगा? क्या केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने से हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग मायोपिया की बात करेंगे तो इसको तो नेत्र दोष कहते हैं, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि बताओ कि ये कौन सा नेत्र दोष है। आप कहेंगे ये कौन बात हुआ, कौन सा नेत्र दोष? मेरे मित्र आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारा आंख ठीक है तो हम दूर रखी वस्तु को भी आसानी से देख लेते हैं, और निकट रखी वस्तु को आसानी से भी देख लेते हैं। आप क्या कहते हो कि गुरुजी हमारा आंख में लेंस लगा हुआ है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपकी आंख में लेंस है, और उस लेंस की जो फोकस दूरी को बदलने की क्षमता है उसको समंजन क्षमता कहते हैं। और आप जो दूर रखी वस्तु और नजदीक रखी वस्तु को देख पाते हो आंख के समंजन क्षमता की वजह से। क्यों? क्योंकि ये लेंस की फोकस दूरी को बदलता है, जिस वजह से आप दूर रखी और नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। अब भाई मेरे, जब हमारे आंख में लेंस है तो आप कहेंगे सर यहां अपवर्तन की क्रिया होगी। अब कुनो कारण से, कुनो कारण, कोई भी कारण हो, आप न तो दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो, न नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो, या फिर आप दूर को देख रहे हो नजदीक को नहीं देख रहे हो, नजदीक को देख रहे हो दूर को नहीं देख रहे हो, तब आप कहते हो हमारा आंख खराब हो गया, अब चलो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जो आप जाते हो तो मेरे मित्र डॉक्टर आपको बताता आई डिफेक्ट है। ये आई डिफेक्ट क्यों है? मेरे मित्र जो लेंस है उसके अपवर्तन में खराबी आ गई। और याद रखना कि जब भी हम लोग बात करते हैं मानव नेत्र में दोष की, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको नेत्र का अपवर्तन दोष कहते हैं। ध्यान से समझना, नेत्र का अपवर्तन दोष कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र,
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मानव नेत्र में 3 प्रकार के क्या होते हैं, अपवर्तन दोष होते हैं। पहला तो आप सभी ने देख ही लिया कि मायोपिया होगा। पहला क्या होगा, मायोपिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा आपका क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। और भैया इकरे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक बा। अब नेक्स्ट क्या होता है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, इसको क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट, तो आप सभी कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट। पहला कौन सा है, मायोपिया। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा प्रेसबायोपिया। अब देखो, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता है। इसमें होता क्या है मेरे मित्र, निकट दृष्टि दोष में आप निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे, लेकिन दूर की वस्तु को आप साफ साफ नहीं देख पाएंगे। जस्ट जो दोष होता है उसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है तो आप निकट देखेंगे, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। और दूर दृष्टि दोष में आप दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेंगे, निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। तो मेरे मित्र, ये जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, इसको एक करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप सभी याद रखना, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप जो है निकट के साथ साथ दूर रखी वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख पाओ। और दूर रखी वस्तु, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देखेंगे, निकट मतलब नजदीक वाला खराब। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस उपयोग करते हैं। ये बात ध्यान में रखना, उत्तल लेंस उपयोग करते हैं। अब ध्यान देंगे, कई सारे छात्र यहां पे मिस कर जाते हैं कि गुरुजी निकट में दूर में हम गड़बड़ा जाते हैं। कोई गड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। निकट में कौन लेंस लगेगा, तो देखो निकट में कई गो लेटर है, 1 2 और 3। तो 1 2 3 के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे 4। अवतल लेंस में 1 2 3 और 4। तो आप सभी याद रखना कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। बस इसके आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, दूर दृष्टि दोष पूछ रहा है, तो दूर में याद रखेंगे 2 गो शब्द है, 1 2 गो लेटर है, अक्षर है, 1 और 2। और मेरे मित्र इसको किससे ठीक करेंगे, उत्तल लेंस से। तो उत्तल में 3 गो लेटर है, तो 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। अब ध्यान देना कि प्रेसबायोपिया जरा दूरदर्शिता है। तो मेरे मित्र, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और उसके आंखों की जो सिलियरी मसल्स होती है, सिलियरी मसल्स एक संरचना है जो लेंस को लटकाए हुए रहती है, उसकी लचक अगर कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, तो उसके फोकस दूरी को बदलने की कैपेबिलिटी भी घटेगी। और मेरे मित्र, अक्सर बुढ़ापा में ये होता है, आप देखते होंगे दादाजी लोग जो हैं, उनके चश्मा में सर ऊपर भी लेंस लगा होता है, नीचे भी लेंस लगा होता है। क्योंकि जो बूढ़े बाबा हैं, उनको ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख रही है और न निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो जब व्यक्ति न दूर और न निकट दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तब मेरे मित्र वैसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया, जरा दूरदर्शिता। और इसके करेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो केवल आपको यहां पे एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी ने ये 3 सामान्य दोष बता दिए। कौन सा, अपवर्तन दोष। नेत्र का ये क्या है, अपवर्तन दोष। क्यों, तो भाई साहब नेत्र में लेंस होता है और लेंस से अपवर्तन होगी। अब मेरे मित्र, इसके अलावे भी 2 महत्वपूर्ण दोष हैं। पहला है आपका एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिंदुकता। क्या कहते हैं, अबिंदुकता। क्या होता है गुरुजी, एस्टिग्मेटिज्म में मेरे मित्र ये होता है कि व्यक्ति क्षैतिज रूप से अगर सही से देख पा रहा है तो वो ऊर्ध्वाधर रूप से नहीं देख पाएगा। मतलब क्षैतिज जो धरती के समांतर है उसको देख रहा है तो वो ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाएगा। और अगर व्यक्ति ऊर्ध्वाधर देख रहा है तो क्षैतिज नहीं देख पाएगा। तो लेंस, आंखों में जो ऐसी बीमारी आती है कि आप क्षैतिज वाले सिचुएशन को देख रहे हो और खरी उदग्र रेखा वाली सिचुएशन को नहीं देख रहे हो, तो मेरे मित्र इसको अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है। और याद रखना, एस्टिग्मेटिज्म के करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, सिलिंड्रिकल लेंस इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी मेरे मित्र आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्या, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस
इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णांधता। अब वर्णांधता नाम से ही यहां पे वर्ण लगा हुआ है, पीछे कलर लगा हुआ है। तो मेरे मित्र ये आपका एक स्पेशल कह सकते हो आई डिफेक्ट होता है, जिसमें व्यक्ति हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। व्यक्ति क्या कर पाता है, नहीं कर पाता है सर, हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो वैसा नेत्र दोष जिसमें व्यक्ति क्या करे सर, व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान ना कर पाए, जैसे कि हरा और लाल रंग, तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये कलर ब्लाइंडनेस का साइन होगा। अच्छा ये क्यों होता है, तो जब हमारे रेटिना के कोन सेल में डिफेक्ट आता है तो मेरे मित्र व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति कौन सा रंग नहीं पहचान पाता है, तो आप सभी याद रखना कि इसमें व्यक्ति हरा एवं लाल रंग नहीं पहचान पाता है। हरा एवं लाल रंग नहीं पहचान पाता है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नहीं पहचान पाता है, आपके लिए जरूरी है। अब ध्यान दो, यहां पे लेंस प्रत्यारोपण, लेंस इंप्लांट, तो अभी कॉन्टेक्ट लेंस लगाए जाते हैं, यानी कि कॉन्टेक्ट लेंस के सहारे भी आंखों के बहुत सारे लेंस को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। अच्छा उभयोत्तल लेंस, ठीक है, ये क्या है, उत्तल लेंस के प्रकार हैं, जिसके दोनों तल क्या हो उत्तल, उसी को अब उभयोत्तल लेंस यानी कि बायोकॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो आप लोग पढ़ते होंगे कि जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस है इसके तीन तीन प्रकार होते हैं, उभयो उत्तल, अवतलो उत्तल, समतलो उत्तल। तो इसी तरीके से अवतल लेंस के भी प्रकार होते हैं, उभयो अवतल, ठीक है, उत्तला अवतल और फिर आपका समतला अवतल। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये क्या है, लेंस के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, बहुत ही लॉलीपॉप सा सवाल, बहुत फैक्चुअल है, याद रखना पड़ेगा कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। अच्छा ह्यूमिडिटी क्या होता है, आर्द्रता समझ रहे हो, आर्द्रता समझ रहे हो, चला आर्द्रता का मतलब हुआ कि आपके वायु में वाटर की उपस्थिति, मतलब हवा में जो जल की उपस्थिति है उसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। जैसे बरसात के दिनों में जो हवा चलती है एकदम सिहरन वाली, ठंडक वाली, क्यों, क्योंकि उस हवा में पानी की मात्रा होती है। तो गांव घर के बुरे बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं कि हवा में नमी है, एक्चुअली हवा में क्या है, अब आर्द्रता है, वाटर है, तो उसको साइंटिफिकली हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्र वायु कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्र वायु। तो मेरे मित्र सवाल वही है कि जो सापेक्ष आर्द्रता होती है यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वायु में जल की उपस्थिति की जो मात्रा होती है, इसको किससे मेजर करते हैं। तो मेरे मित्र याद रखना, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, हाइग्रोमीटर का। अब ध्यान दो यहां पे कि हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर है यहां पे, और पोटेंशियोमीटर भी है। तो लैक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, तो आप सभी याद रखना कि लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। अब ध्यान दो कि दूध है तो उसमें क्या होगा, आप कहेंगे सर लैक्टोज की उपस्थिति होगी, और मेरे मित्र जहां भी लैक्टोमीटर आए तो आप कहेंगे सर लैक्टोज की उपस्थिति दूध में होगी, और हम सभी क्या कहेंगे, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान देना कि ये जो हाइड्रोमीटर है मेरे मित्र, इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो याद रखेंगे विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी या आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, बोले तो रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और सबसे खास बात याद रखेंगे कि ये हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो मेरे मित्र सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर दोनों में से दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो याद रखेंगे कि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर या फिर प्लवन के सिद्धांत पर, क्योंकि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से ही आप फ्लोटेशन को डिस्क्राइब करते हो। तो या तो आप प्लवन का सिद्धांत कह लो या आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह लो, दोनों बात बराबर है। तो इस चीज को आप कहीं पे नोट कर लेना कि हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, लिख ही लो। चिल्ला हमारा कहने से तो तू नोट करेगा नहीं, तोरा लगेगा ओ मास्टर पढ़ा रहा है, इससे ही कुछ हो कह दे रहा है, और जब सवालवा आएगा एग्जाम में तो कहोगे ना ठीक है कह रहा था। ठीक है, तो देखो हाइड्रोमीटर एवं लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर एवं लैक्टोमीटर प्लवन सिद्धांत पर कार्य करता है, प्लवन सिद्धांत पर कार्य करता है, प्लवन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कुछ होगा इसमें क्या सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे चला, क्या कहेंगे
कि गुरुजी एग्जाम में अगर आर्किमिडीज आ गया, ये चला आर्किमिडीज के बारे में कहां पढ़ोगे? तो आप सभी कहेंगे सर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। और जब आर्किमिडीज के बारे में पढ़ रहे होंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो पिछले सेशन में हम बताए हैं आपको कि सर ये जो प्लवन है ये कहां से मिलेगा? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से ही, क्योंकि आर्किमिडीज का ही प्रिंसिपल न उत्प्लावन बल के लिए व्यंजक देता है माइनस रो भी जी। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर प्लवन सिद्धांत पर कार्य करता है। आप कहिएगा पोटेंशियोमीटर बताइए, जरा सा याद रख लेना कि इसका उपयोग, इसको हम विभव मापी भी कहते हैं, चला ठीक है। पोटेंशियोमीटर मतलब विभव मापी, और उपयोग आप कह सकते हो वोल्टेज या विभवांतर मापने में, ठीक है, वोल्टेज या विभवांतर मापने में। अब चला ये बताओ कि ये जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है, क्या इसके में कोई कंसेप्ट है? इसके में तो सीधा सीधा फैक्ट है। और अगर फैक्ट बेस और कंसेप्चुअल की तैयारी, कंसेप्चुअल बेस दोनों तैयारी नहीं रखोगे तो चला मार खा जाओगे। कंसेप्चुअल पूछ देगा मतलब बोर्ड का कोई ठीक नहीं है, उसके मन में जो आएगा वो कर देगा। तो आपको अपने आप को सर उस हिसाब से तैयार रहना होगा। और याद रखो एग्जाम का प्रिपरेशन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन में नहीं होता है। एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको समय चाहिए, और उस समय में ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, मास्टर पढ़ा रहा है, टिक लगा रहा है, हम भी टिक लगा दिए, हमारा नोट्स बन गया, पीडीएफ ले लिए, पीपीटी ले लिए, हमारे टेबल पे इतना सारा, कोई मतलब नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो उस पढ़े हुए को आप अपने क्वेश्चन के इंप्लीमेंटेशन में कितना यूज कर रहे हो। सेट में जो क्वेश्चन मिल रहा है वहां पे आप एक बार में सही लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, वहां कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है। यही सेम क्वेश्चन कहीं दूसरे जगह देखोगे, वहां तो आपके मन में कंफ्लिक्शन नहीं आ रही है। वहां अगर आप मजबूत हो गए तो एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिकली मजबूत होंगे। चलिएगा देखिए सर अगला सवाल क्या कह रहा कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि दृश्य प्रकाश की जब हम लोग बात करते हैं तो ये वैसे प्रकाश होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से महसूस कर पाते हैं। अब महसूस करने का मतलब काला रंग आप महसूस कर पाते हो, रिफ्लेक्टेड लाइट ही तो है। ग्रीन क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट ही तो है। लाल रंग क्या है? सर महसूस कर पाते हैं इन सभी रंगों को। तो मेरे मित्र जो दृश्य प्रकाश होते हैं वे वैसे प्रकाश होते हैं जिसको हम देख सकते हैं। और दृश्य प्रकाश में आप सबों को मालूम होगा कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य, सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? आप सभी कहते हैं लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? आप सभी कहते हैं बैगनी रंग का। तो ये बहुत ही लॉलीपॉप सा सवाल है। कभी भी आपके एग्जाम में बात करी जाए किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो हमेशा मोहर बैगनी रंग पे लगेगा। और किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो हमेशा मोहर किस पे लगेगा? लाल रंग पे लगेगा। अब ध्यान रखना यहां पे कि चूंकि जो आपका तरंगदैर्घ्य है वो बैगनी रंग का क्या है? सबसे कम। और मेरे मित्र आप सभी कहते हो कि गुरुजी जब हम किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को क्रॉस करवाते, सॉरी पास करवाते हैं, क्रॉस नहीं, व्हाइट लाइट को पास करवाते, समझ रहे हो? व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश जब इसको पास करवाते तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। और ये 7 रंग क्या है बबुआ? आप सभी कहते हैं गुरुजी ये है विवग्योर। क्या है? विवग्योर। वी फॉर वायलेट, इसी को हम लोग बैगनी रंग कहते हैं। इसका आप देख रहे हो कि प्रिज्म के आधार की ओर क्या है? विचलन सबसे ज्यादा है। तो मेरे मित्र चूंकि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसीलिए प्रिज्म में इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। और चूंकि विचलन सबसे ज्यादा होता है तो याद रखना कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। अपवर्तनांक क्या होगा? आप कहेंगे सबसे ज्यादा होगा। अपवर्तनांक का मतलब हुआ प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो कितना मुड़ रहा है, नहीं समझे? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो मुड़ जाता है। अब मुड़ने की घटना आप सभी कहते हैं अपवर्तन। यहाँ पे चला बैगनी रंग इस सब रंग में सबसे ज्यादा मुड़ रहा है तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बैगनी रंग का सबसे ज्यादा। जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? याद रखेंगे गुरुजी ये ऐसे खड़ा रहता है, झुकबे नहीं करता है, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। यानी कि मेरे मित्र जो नहीं झुकेगा आप कहेंगे अपवर्तनांक उसका सबसे कम होगा, जो सबसे ज्यादा झुकेगा अपवर्तनांक उसका सबसे ज्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। देखो इस सवाल को, कार्य का ऐसा ही मात्रक ना बनेगा, क्या कहिएगा गुरुजी? जूल हो जाएगा। और शक्ति के यूनिट की बात करेंगे, पावर के यूनिट की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी शक्ति का यूनिट वाट होगा, ठीक है, बड़ा किलोवाट, फिर उससे भी बड़ा आप कहेंगे मेगावाट, ठीक। अच्छा ये न्यूट्रॉन दे दिया है तो न्यूट्रॉन किसी का यूनिट होता नहीं है, यहां पे न्यूटन देना चाहिए। तो हमारा एक क्वेश्चन बन जाता न्यूटन से क्या बन जाता
कि सर न्यूटन जो है किसका एसआई मात्रक है? आप कहेंगे बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। लेकिन भाई साहब बल का सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो याद रखना बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, डाइन होता है। ठीक है, डाइन मतलब वो डाइन नहीं, डाइन देखो एक न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन? 10⁵ डाइन। याद रखना ये बात कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको देखो कि प्रकाश वर्ष इकाई है। मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि जब भी हम लाइट ईयर की बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष कोई वैसा वर्ष नहीं है जिसमें प्रकाश ही प्रकाश हो। प्रकाश वर्ष ये है मेरे मित्र कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। जब प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल दूरी कवर की जाती है, एक साल तक, तब उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। और मेरे मित्र ये दूरी कवर करती है, इसलिए दूरी का मात्रक है। और याद रखना कि 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर कितना के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ये चीज ध्यान में रखेंगे। मे भी अगर कहीं पे ये सवाल पूछ लिया जाए कि एक लाइट ईयर में कितना मीटर, आप कहेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मेरे मित्र प्रकाश तीव्रता लुमिनियस इंटेंसिटी की बात करेंगे, आप कहेंगे गुरुजी ऐसा यूनिट कैंडेला हो जाएगा। देखिए इस सवाल को कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं? ऑप्शन है रेडियो अवरक्त ध्वनि परावैंगनी, विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो वेव होता क्या है, तरंग होता क्या है? तो मेरे मित्र जिस माध्यम से ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। या तरंग के द्वारा ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे हम बोल रहे हैं, आपके मोबाइल में स्पीकर बज रहा होगा तब आपके कानों तक आवाज जा रहा होगा। तो आपके मोबाइल के स्पीकर से जो हमारी वॉइस निकल रही है और आपके कानों तक पहुंच रही है वो तरंग के रूप में पहुंच रही है। आप लाइट को देख पा रहे हो, प्रकाश देख पा रहे हो, किसके वजह से? सर वो तरंग के रूप में जा रही है। हालांकि लाइट शोज द डुअल नेचर प्रॉपर्टीज, प्रकाश जो है वो दोहरी तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करती है, या आप कह सकते हो दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करती है, क्योंकि कभी कभी ये कण की तरह बिहेव करती है, कभी कभी तरंग की तरह, लेकिन है ये भी तरंग ही। तो मेरे मित्र एटलीस्ट ये चीज हमारा क्लियर है कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वेव के रूप में जाएगी, तरंग के रूप में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब मेरे मित्रों आप सबों को यह ध्यान रखना होगा कि ये जो तरंग यानी कि वेव है, ये जो तरंग यानी कि वेव है, ये क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? याद रखना यांत्रिक तरंग। क्या होता है? यांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब मेरे मित्र ये जो यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव है, इसको हम यांत्रिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा इसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होगा। और याद रखना कि जब हम लोग माध्यम की बात करते हैं साइंस में, तो हम अपने आसपास में या तो वस्तुओं को सर ठोस रूप में देखते हैं, या द्रव रूप में देखते हैं, या गैस रूप में देखते हैं। तो माध्यम हमारे पास 3 ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी 3 को हम लोग साइंस के भाषा में मीडियम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। अब मेरे भाई वैसे तरंग जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग। और याद रखना कि अगर हम लोग बात करें ध्वनि की, किसकी बात करें? ध्वनि की, तो ये क्या है? यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्घ्य। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव हम लोग इसी को कहते हैं। अब मेरे मित्र जो अयांत्रिक तरंग है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है गमन करने के लिए, ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि निर्वात में गमन करता है, निर्वात में भी क्या करता है सर? गमन करता है। ठीक है, और इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना कि आप जो रेडियो वेव की बात करते हो, आप जो रेडियो वेव की बात करते हो, इंफ्रारेड वेव की बात करते हो, एक्सरे की बात करते हो, ये सब क्या है मेरे मित्र? ये सब के सब अयांत्रिक तरंग है। क्या है? अयांत्रिक तरंग है। और ध्यान रखना कि जो अयांत्रिक तरंग होते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है? अयांत्रिक तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ट्रांसवर्स होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि सर इसकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है।
अयांत्रिक तरंग की चाल प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि यांत्रिक तरंग वैसे होंगे जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, जैसे कि ध्वनि बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, माध्यम नहीं होगा तो आप सुनबे नहीं करेंगे। और अयांत्रिक तरंग आप कहेंगे इसके लिए कोई माध्यम का बाउंडेशन नहीं है, ये निर्वात में भी जाएगा। तो सवाल है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। मेरे मित्र अयांत्रिक तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। और आप कहेंगे दिए गए ऑप्शन में गुरुजी ध्वनि क्या है, मैकेनिकल वेव, तो जाहिर सी बात है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, रेडियो वेव, ये सब क्या होंगे, आप कहेंगे गुरुजी ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या अयांत्रिक तरंग कहलाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है। तो मेरे मित्र याद रखना कि प्लांक कांस्टेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, ई बटा न्यू। ठीक है, ये ई क्या है, ऊर्जा, क्या है, ऊर्जा, न्यू क्या है, आवृत्ति। और मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, क्या लेते हैं, जूल सेकेंड। तो सवाल आपसे यही है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। आप सभी कहेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34। याद रखेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम लोग 6.622 समथिंग आता है, तो हम लोग अप्रोक्स में 6.63 मान सकते हैं। अच्छा, कई बार प्लांक नियतांक का बीमा पूछ लिया जाता है, तो हड़बड़ाना मत, याद रखना ये होता है ml² T⁻⁻1। ये भी याद रखना बेहद जरूरी है। इसको हम यहाँ पे प्लांक नियतांक कह दे रहे हैं और ये भी फैक्ट ही है चला, तो इसको तो याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, प्लांक नियतांक आप कहेंगे ऊर्जा और आवृत्ति का अनुपात होता है, कितना वैल्यू है 6.622, या फिर आप कह सकते हो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला आप कहेंगे ml² T⁻⁻1। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है कि हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन है तना, जड़, फूल, फल, क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी को जमीन से हम लोग खोद करके निकालते हैं, तो कई के मन में आ रहा होगा कि ये जड़ है। नहीं, जड़ नहीं है। आप सभी ये ध्यान रखना कि जब हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं बायोलॉजी में, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में हम लोग पादप अकारिकी कहते हैं। अच्छा, अकारिकी लगा हुआ है मतलब पादप का आकार। जब हम बायोलॉजी के उस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं जहां पौधे के जड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तना के बारे में पढ़ रहे हैं, पत्ती के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर तब बायोलॉजी का वो जो ब्रांच होता है वो क्या कहलाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि पादप आकारिकी में, प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम पौधे के जड़, तना, पत्ती, इन सभी के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मेरे भाई जब आप पौधे के तना के बारे में अध्ययन करते हो तो याद रखना कि तना का मतलब केवल ये फैलाया हुआ तना नहीं होता है। बहुत सारे पौधे के ऐसे स्टेम होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं। और मेरे मित्र याद रखना जब हम लोग बात करते हैं किसकी, हल्दी की, बात करते हैं किसकी, अदरक की, बात करते हैं किसकी, प्याज की, तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, बोले तो भूमिगत तना कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। अब ध्यान देना कि ये जो हल्दी है, अदरक है, प्याज है, ये मोटा हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि मेरे मित्र ये पौधे के लिए भोजन का संचयन करता है, और भोजन के संचयन के चलते जो ये पौधे के तना होते हैं उसका रूपांतरण हो जाता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सर ये भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होगा, आप कहेंगे तना से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। पहला चीज तो ये ध्यान दो कि ये श्वेत रक्त कणिका को हम लोग क्या कहते हैं, WBC। और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे WBC की बात की जा रही है तो ये ब्लड में होगा। बिल्कुल याद रखना आप सभी कि जो हमारे बॉडी में रक्त है, लहू, जेकरा खून बोलते हो चला, ये तरल संयोजी उत्तक है, पानी जैसा होता है। और दूसरी बात, ये शरीर के सभी अंग में है, ये शरीर के सभी उत्तकों और अंगों को आपस में जोड़ता है। तो मेरे मित्र इसको हम लोग तरल संयोजी उत्तक कहते हैं।
अब ये जो ब्लड है इसके कंपोनेंट्स में दो चीज आपको मिलेगी। पहला आपको सॉलिड पार्ट देखने को मिलेगा और दूसरा आपको लिक्विड पार्ट देखने को मिलेगा। और मेरे मित्र याद रखना कि सॉलिड पार्ट में क्या होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स। और लिक्विड पार्ट में कौन होगा, प्लाज्मा होगा। याद रखेंगे भैया कि ये जो प्लाज्मा है ये रक्त के आयतन का 55% और ये जो सॉलिड पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये कितना है 45%। मेरे मित्र बात यहां पे डब्ल्यूबीसी की जा रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। आपसे ये पूछा गया कि श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी ये ध्यान रखना कि हमारे बॉडी के ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिका है, मेरे मित्र ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। यानी कि ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और मेरे मित्र ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या होते हैं सर, 5 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर, तो सर 2 आधार पर, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। याद रखना कि कुछ डब्ल्यूबीसी वैसे होते हैं जिसमें मेरे मित्र छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं। और इसी आधार पर हम लोग क्या कहते हैं कि सर डब्ल्यूबीसी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये 5 प्रकार क्या है। देखो ध्यान से, एनसीईआरटी का फोटो है चिल्लाई, ठीक है, एक रात बाहर आपको सोचना नहीं है। और याद रखने के लिए इससे हो याद रखने के लिए इससे बेहतर डायग्राम नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो भैया देखो यहां पे कि ये जो हमारा आप सभी देख पा रहे होंगे डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको स्पष्ट रूप से ये दिख रहा होगा कि ये जितनी भी संरचनाएं ऊपर में है सब में आपको इस तरह से डॉट डॉट संरचना दिख रही है। ये डॉट डॉट से भरा हुआ है, चला देख रहे हो, ये डॉट डॉट से भरा हुआ है। आप कहेंगे बिल्कुल भरा हुआ है सर। मेरे मित्र इसमें ये जो डॉट डॉट से भरा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण मौजूद हैं, ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें छोटी छोटी कणिका मौजूद है। और छोटी छोटी कणिका मौजूद है तो ये कौन कौन है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो आप सभी ये कह सकते हो इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल क्या होंगे, ग्रेनुलोसाइट्स होंगे। क्या होंगे, ग्रेनुलोसाइट्स। इसमें छोटे छोटे कण क्या होंगे, मौजूद होगा। जबकि मेरे मित्र आप सभी नीचे देखो ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, क्या लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में आपको कोई डॉट संरचना दिख रही है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र ये लिम्फोसाइट और जो मोनोसाइट्स है ये क्या है, एग्रेनुलोसाइट्स। क्या है, एग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि इसमें छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं। तो सवाल वही है, श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और आप सभी कहेंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मामला सॉल्व। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है छिला कि लसिका इसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन है संवहन उत्तक, उपास्थि, सल्की उत्तक, तंत्रिका तंतु। मेरे मित्रों पहला चीज तो आप ये ध्यान रखो कि हमारे बॉडी में 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। अगर हम जंतु उत्तक की बात करते हैं तो जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब मेरे मित्र बात करी जा रही है लसिका की, तो आप सभी कहेंगे ये लसिका क्या है। पहला चीज तो ये ध्यान रखना कि ये जो लंप है इसको हम लोग उत्तक द्रव भी कहते हैं, यानी कि फ्लूइड टिश्यू भी कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि हमारे शरीर में क्या है, रक्त और विभिन्न उपयोगी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परिसंचरण तंत्र। याद रखना आप सभी कि जब हम लोग परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र की। अच्छा, परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं तो ये किस में होगा, जंतु में। पौधे में हम संवहन उत्तक की बात करते हैं। और यहां भी खेला है क्वेश्चन में, समझना ध्यान से। पहला चीज ये समझो कि जंतुओं में परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो हमको केवल रक्त परिसंचरण तंत्र से काम नहीं चलेगा। क्या कहेंगे कि हमारे बॉडी में 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र हैं। पहला रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा
आप सभी याद रखना, लसिका परिसंचरण तंत्र। दूसरा क्या है? लसिका परिसंचरण तंत्र, जिसको मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं? तो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ध्यान दो यहां पे कि ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका मुख्य अवयव कौन कौन सा है? हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है, यानी कि हमारा हृदय है, लहू है, और लहू को ले जाने वाले बहुत सारे आर्टरी, और आप कहेंगे सर जो धमनी है, केशिकाएं हैं, वो है। तो मेरे मित्र, रक्त परिसंचरण में आप कहेंगे प्रमुखता से रक्त और हार्ट का जो फंक्शन है वो होता है, लेकिन लसिका परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो ये लसिका को उत्तक द्रव भी कहते हैं, और इसकी जो संरचनात्मक संगठन होती है वो प्लाज्मा की जैसा होती है, और ये हल्का पीला रंग का द्रव है जो मेनली रूप से आपके बॉडी में क्या करता है? वसा के परिवहन में मदद करता है। जो बचे हुए वसा होते हैं उसके परिवहन में ये कौन करता है? सर ये लसिका मदद करता है। चूंकि लसिका एक तरह से आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में परिसंचरण का काम कर रहा है, और आपसे सवाल है कि लसिका इसमें उपस्थित होता है, तो आप सभी यहां पे लसिका परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में ये कह सकते हो कि सर ये संवहन उत्तक में तो होगा, लेकिन सर बायोलॉजिकली संवहन की बात करेंगे तो वो पौधा हो जाएगा, और पौधे में भस्कुलर बंडल के रूप में, संवहन मंडल के रूप में कौन काम करता है? जाइलम और फ्लोएम काम करता है। चूंकि हमारे क्वेश्चन के और तीनों ऑप्शन में अलग अलग उत्तक की बात की जा रही है जिसका परिवहन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लसिका परिवहन से संबंध है, तो इसको हम लोग सर ऑप्शन नंबर ए के रूप में टिक करेंगे, और एग्जामिनर को सही आंसर के लिए 1 अंक देना होगा, यह बात ध्यान में रखना। ऐसे अगर हम लोग बात करेंगे संवहन बंडल की, तो याद रखना कि संवहन बंडल, भस्कुलर बंडल पादप में देखने को मिलेगी, और मेरे मित्रों ये जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के क्या करते हैं? आप सभी कहेंगे पौधे का संवहन बंडल तैयार करते हैं। हालांकि इसका भी काम सर परिवहन का ही होता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। प्लांट के लिए हम लोग संवहन यूज करते हैं, जंतु के लिए परिसंचरण या संचरण यूज करते हैं। क्योंकि हमारे ऑप्शन में और उपास्थि दिए गए हैं, तो याद रखना अस्थि और उपास्थि संयोजी उत्तक के प्रकार हैं, और अस्थि और उपास्थि क्या है? कंकाली संयोजी उत्तक हैं। भाई साहब याद रखना आप सभी स्टार मार्क दे करके कि आपके बॉडी में जो हड्डी है, ठीक है, अस्थि प्लस उपास्थि काबा, आप कहेंगे सर संयोजी उत्तक, कंकाली संयोजी उत्तक, कंकाली संयोजी उत्तक, खाली संयोजी उत्तक नहीं, कंकाली संयोजी उत्तक। और मेरे मित्र ये सल्की उत्तक, आप कहेंगे उपकला उत्तक के प्रकार होंगे, और तंत्रिका उत्तक तो अपने आप में एक उत्तक है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। जॉन्डिस पूछ रहा है, जॉन्डिस हो जाता है तो आपके ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हमारा जो बॉडी है वो भगवान का बनाया हुआ ऐसा मशीन है, भगवान का बनाया हुआ ऐसा मशीन है जो कि सारा काम खुद से करती है। आपको एनर्जी भी देना है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा एने ओने हुआ तो आपको सुता भी देना है, मतलब अगर आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस आई तो आपको बीमार भी कर देना है। आप सबों को मालूम है कि आपके बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं वे सब के सब आपके बॉडी को बेहतर ढंग से सरवाइव कराने के लिए होते हैं, लेकिन किसी कारण से जब आपका जो बॉडी प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहा है उसमें माल फंक्शनिंग हो जाता है। माल फंक्शनिंग का मतलब क्या हुआ? सर कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, तब क्या होते हैं? अलग अलग तरह के बीमारी होते हैं। जैसे कि अभी आपने सेशन के शुरुआत में देखा, आंख में प्रॉब्लम आ जाएगा तो आंख वाला रोग धर लेगा। अब मेरे मित्र क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है इसमें हमारे लिए ब्लड एक सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, और ब्लड में क्या मौजूद होता है? आपने अभी जस्ट देखा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। मेरे मित्र आरबीसी का काम होता है हीमोग्लोबिन को क्या करना? बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना। आरबीसी का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना। अब आप सबों को मालूम है कि आरबीसी भी क्या होते हैं? अपना काम करने के बाद खत्म हो जाते हैं। अब जो आरबीसी खत्म होता है तो उससे मेरे मित्र क्या होता है? बिलरुबिन नामक मटेरियल आप कह सकते हो प्रोड्यूस होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन से, और ये बिलरुबिन जो है लीवर के द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है ताकि हमारे बॉडी को ये ज्यादा क्षति ना पहुंचाए। अब किसी कारण से जो लीवर यानी कि यकृत है वो बिलरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाया, बिलरुबिन को पचा नहीं पाया, तो मेरे मित्र क्या होगा? आप कहेंगे हमारे ब्लड में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ेगी,
और बिलरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा आंख पीला होना शुरू हो जाएगा, जो स्किन है वो पीला होना शुरू हो जाएगा। भागे भागे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जॉन्डिस लिख देगा। तो सवाल वही पूछा है कि पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। हमने क्या बोला कि जब हमारा लीवर बिलरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता है, वेस्टेज मटेरियल के रूप में इसको हटा नहीं पाता है, तो इसकी मात्रा धीरे धीरे हमारे ब्लड में बढ़ती जाती है। मतलब साफ कनेक्शन है कि बिलरुबिन के अधिक मात्रा से हमारे ब्लड में बिलरुबिन की अधिक मात्रा से क्या हो सकती है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, जॉन्डिस हो सकता है। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी आपने बोला कि इस बिलरुबिन का प्रोसेस जो है वो लीवर के द्वारा किया जाता है, तो लीवर यहाँ पे इसको प्रोसेस करके क्या करता है? अरे चला, प्रोसेस का मतलब सिंपल है। जैसे भंगारी कबाड़ी वाला आता है ना, बोतल पन्नी शीशी लेके जाता है, पुराना बैटरी, उसको क्या करता है? तो सर उसको फिर पिघलाता है, प्रोसेस करके नया सामान बनाता है। वह तरह लीवर जो है वो बिलरुबिन चूंकि रेड आरबीसी के ब्रेकडाउन से बना है, तो मेरे मित्र ये तो बॉडी के लिए वेस्टेज है, लेकिन लीवर उसको क्या करता है? बिलरुबिन को उसको बाइल जूस यानी कि पित्तरस में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब किसी कारण से अगर लीवर बिलरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, मतलब बाइल जूस वो सही से नहीं बना रहा है, यानी कि पित्तरस सही से नहीं बना रहा है, और फिर मामला क्या खड़ा होता है? बिलरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ गया, डॉक्टर साहब जॉन्डिस लिख दिया। याद रखना, हीमोग्लोबिन, सर ये हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ है, हीम रंजक है, यहाँ पे डाई का काम करता है। और याद रखना कि ब्लड का रंग लाल किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से होता है। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके पूरे बॉडी में दौड़ता है। आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो ऑक्सीजन नाक से ले रहे हो, लेकिन आपके पैर में भी जा रहा है, आपके ब्रेन में भी जा रहा है। कैसे? सर ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ वो ट्रैप हो जा रहा है। अब ये हीमोग्लोबिन के साथ क्यों ट्रैप हो रहा है? इसीलिए क्योंकि सर हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या होता है? लोहा, यानी कि Fe। वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने में बांध लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके उसको पूरे बॉडी दोहराते रहता है। ठीक है मेरे मित्र, ये है पायरविक अम्ल। तो याद रखना, श्वसन प्रक्रम के प्रथम चरण में, फिर से सुनना, श्वसन प्रक्रम के प्रथम चरण में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो आपका ग्लूकोज कोशिका द्रव में टूटता है तो वो किस में बदलता है? सर पायरविक एसिड और 2 एटीपी ऊर्जा में बदलता है। तो सर श्वसन के प्रथम चरण का मेन प्रोडक्ट आप कह सकते हो पायरविक एसिड है। ठीक है, यही पायरविक एसिड हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ईस्ट में सर CO2 और एथेनॉल में बदल जाता है। ठीक है, बाइल अम्ल तो आप सभी कहेंगे पितरस या पित्त लवण, ठीक है, पित्त अम्ल इसको बोलते हैं, जो कह लो चलेगा। इस सवाल को देखो, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है बा? यकृत सबसे बड़ ग्रंथि बा अपना शरीर में, यकृत सबसे बड़ ग्रंथि बा अपना शरीर में, ये बात ध्यान रखे के बा। अब अगर हम बात करते हैं यकृत के अलावे किसकी? सर त्वचा की। तो त्वचा भी हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन मेरे मित्र अगर हमें सर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करी जाए तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना, अग्नाशय की बात करेंगे तो इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। अग्नाशय आप कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। भाई साहब मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कह दी है? इसीलिए देखो चला कि हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, इसको हम लोग ग्रंथि कहते हैं। और आपको मालूम है कि आपके बॉडी में जो अलग अलग तरह के एंजाइम और हार्मोन रिलीज होते हैं वो कहां से? इसी ग्लैंड से, यानी कि ग्रंथि से। हमारे बॉडी में पाचक ग्रंथि भी है जिसको एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में जानते हैं, और उसी पाचक ग्रंथि में ये यकृत और अग्नाशय मेन है। तो मेरे मित्र कुछ ग्रंथि हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। और मेरे मित्र अग्नाशय वैसा ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रवण करता है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब याद रखना, यहां तक पहुंच गए हो तो ग्रंथि 3 प्रकार के कौन कौन से? तो पहला होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा आप सभी याद रखेंगे बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तीसरा क्या होगा? मिश्रित ग्रंथि। मेरे मित्र याद रखना कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगा इसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और मेरे मित्र जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, ध्यान रखना, ये हार्मोन रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। ये डक्टलेस ग्लैंड होगा, इसके हार्मोन रिलीज करने के लिए मेरे मित्र कोई डक्ट नहीं होगा। ये हार्मोन को सीधा आपके ब्लड में डालेगा कि अब तू पगलाते रह।
अब ये जो बहिस्रावी ग्रंथि है मेरे मित्र, ये एंजाइम स्रावित करता है। क्या करता है? एंजाइम स्रावित करता है। और इसमें क्या होते हैं? डक्ट होते हैं। जैसे कि आपके मुंह में लार निकलने के लिए सर डक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो बाइल जूस आपके बॉडी में सेक्रेट्स होता है यकृत के थ्रू, ये किसके थ्रू जाता है? बाइल डक्ट के थ्रू जाता है। तो इसको हम लोग डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। और मिश्रित ग्रंथि में हम लोग पेनक्रियाज, अग्नाशय को रखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कि सर कौन मास्टर ग्रंथि है? बहुत बच्चा सा सवाल। आप कहेंगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। थायराइड ग्रंथि क्या करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। अब कई सारे छात्रों के मन में आता है गुरुजी थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या है? याद रखना, कार्बोहाइड्रेट 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 के उपापचय का नियमन करता है, या कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का रेगुलेशन करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स, लरो या उरो हार्मोन इसी से रिलीज होता है। लरो या उरो हार्मोन जब चला लड़ाई कर रहा होता है तो एक चीज देखा होगा कि थोड़ा अंदर अजीब सा ऊर्जा आ जाता है। ये अजीब सा ऊर्जा क्यों आता है? आप देखते होंगे कि हम बहुत तेजी तेजी से ऑक्सीजन लेते हैं। जब आप बहुत तेजी तेजी से ऑक्सीजन लेंगे तो आपके प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन मिलेगा। तो आप जब विषम परिस्थिति में होते हैं तो आपकी बॉडी की जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो क्या करती है? एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करती है, जिस वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और इसीलिए मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं? लरो या उरो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और अग्नाशय से आप सभी कहेंगे मिश्रित ग्रंथि है गुरुजी। ये पेनक्रियाटिक जूस भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यह विटामिन टेकोफेरॉल कहलाता है। एक में बताओ क्या कंसेप्ट है? विटामिन के तरह रासायनिक नाम याद रखना ही पड़ेगा। और मेरे मित्र विटामिन ए आप सभी कहेंगे गुरुजी रेटिनॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है? आप सभी कहते हैं रतौंधी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? आप सभी कहेंगे कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी कई प्रकार के विटामिन का समूह है। विटामिन बी1 का नाम आप कहते हैं सर थायमीन। और विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 कि नाइलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है। याद रखना कि यहां पे नाइलॉन की बात की जा रही है, जो कि क्या है सर? एक संश्लेषित फाइबर है, यानी कि ये हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है। और मेरे मित्र जब भी हम संश्लेषित फाइबर को बनाते हैं तो संश्लेषित फाइबर जो है वो कई प्रकार के मोनोमर के आपस में मिलने से तैयार हुआ एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। और जब हम लोग नाइलॉन बना रहे होते हैं तब जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं सर? एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। तो नाइलॉन जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? एमाइड बॉन्ड बनता है। मेरे मित्र आज के इस वीडियो सेशन में टोटल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को डिस्कस करा है। और मुझे उम्मीद है कि यह 15 सवाल अगर आपको दोबारा दिख जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।